आज हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो एचपीटी बड़ी है, पॉलिटिकल एचपीटी बड़ी, हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि एक होता है जो परमानेंट होता है, एक होता है नॉन परमानेंट, जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एचपीटी बड़ी के रूप में फंक्शनिंग में रहता है। तो ये पॉलिटिकल आता है। एक होता है जो अफसरशाही होते हैं, नौकरशाह होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रेसिडेंट को लेते हैं, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल कंसर्निंग ऑफिसर्स आर अंडर एचपीटी बडीज। तो एचपीटी बडी को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक को नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट तो 5 वर्ष के लिए होता है, फिर दोबारा भी चुने जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। प्रेसिडेंट से हम शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप लोग याद रखेंगे कि एमएलए एमपी का जिस प्रकार से चुनाव होता है, इसी प्रकार से प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव थोड़ा भिन्न होता है। इसमें हम लोग एमएलए एमपी को चुनकर भेजते हैं। भारत के नागरिक जो 18 वर्ष की अवस्था के होते हैं, कम से कम वोटर लिस्ट में उसका नाम होता है, ये सभी मिलकर के अपने अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का जो एक समुदाय है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉल के रूप में भी जानते हैं, इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसमें आ जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा, जो 2 सदन है, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस और लोअर हाउस के सभी निर्वाचित सदस्य, याद रखेंगे, इसको आप भूलेंगे नहीं। ये इलेक्टेड हमने शब्द का प्रयोग किया है। निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज। इट मीन्स यहां बोथ हाउसेज से तात्पर्य है अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड on the board and all elected members, सभी निर्वाचित सदस्य of all states legislative assemblies elect our honorable president. Okay, यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल के, यानी प्रत्येक राज्य के सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। याद रखेंगे कि ये जो आम एमएलए अथवा एमपी का चुनाव होता है, मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, समिति सदस्य का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है सदस्य का, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है, जो डिफरेंस है वो क्या है कि जिसको ज्यादा मत आ गया, जिसको ज्यादा मत आ गया, वे ही निर्वाचित माने जाते हैं। यानी कि किसी को 5000 वोट आया, किसी को 5002 आया, किसी को 5010 आया, यानी कि 5000 से ज्यादा आ गया। उदाहरण के लिए टोटल वोटर्स यदि 5 लाख है, तो 5 लाख में से यदि किसी को 1.5 लाख आ गया, किसी को 1.25 लाख आया, किसी को 1 लाख आया, किसी को 50,000 आया, किसी को 25,000 आया, तो सबसे ज्यादा किसको मिला, तो 1.5 लाख जिसको मिला तो वो जीत जाए।
वो चुनाव जीत जाते हैं। एक भी वोट अधिक किसी कैंडिडेट को मिल जाता है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन वो वोट का प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत कैंडिडेट ने वोट लाया है, इट डजंट मैटर। इट्स मैटर बिकॉज ही हैज मोर वोट्स, दैट इज व्हाई ही विल बी इलेक्ट, नो डाउट। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि इसमें एक सर्टेन लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को क्रॉस करना होता है। न केवल ज्यादा वोट लाना है बल्कि न्यूनतम एक क्राइटेरिया है उसको प्राप्त करना होता है। उसमें है कि मोर देन 50%। अभी जैसे कि कोई एमएलए का चुनाव करना है और 5 लाख वोटर्स है, यदि मान लिया जाए 5 लाख वोटर्स है, इसमें ABCDEFG कैंडिडेट हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसी को माना कि 1 ही लाख मिला और बाकी कैंडिडेट को 50,000, 60,000, 70,000, 40,000 ऐसे करके मिला, तो जो जिसको ज्यादा मिल गया वो हो गया विनर। लेकिन इसमें क्या होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि यदि 5 लाख वोटर्स है तो इसको नियम है कि डिवाइड बाय 2+1, एटलीस्ट इट इज नेसेसरी to get at least this type of these votes, यानी कि 2.5 लाख कम से कम इतना वोट लाना होगा। उसमें यह नहीं कि वो 1.25 लाख या 1 लाख ले आया, 1.5 लाख ले आया तो ज्यादा उसको मत मिला तो चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए more than 50% vote is essential for the election of honorable president of India, ये आवश्यक है। तो इसीलिए ये सामान्य चुनाव नहीं होता है, विशिष्ट चुनाव होता है और इसमें डायरेक्ट जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो हमने इस पर लिख भी डाला है। फिर इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये एमएलए एमपी के जैसे कैंडिडेट ढोड़ाई मांगू बटेश्वर आदि नहीं बैठते हैं, स्टैंड नहीं करते हैं, बल्कि इसमें विभिन्न पार्टियों के समर्थन से के निर्णयानुसार ही कैंडिडेट होते हैं। तो सामान्यतः उस प्रकार की भीड़ नहीं रहती है, यानी 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 4, रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है, 1, 2, 3 या 4 बहुत हो गया। तो उसमें जो है तो वोटिंग जो करते हैं निर्वाचक मंडल के द्वारा, तो प्रेफरेंस उसमें दिया जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, सेकंड प्रायोरिटी किस कैंडिडेट को देना है, थर्ड प्रायोरिटी किस कैंडिडेट को देना है। इस प्रकार से वो प्रेफरेंस उसमें इंडिकेशन किया हुआ रहता है, उस अनुसार से वोटिंग होता है। अब मान लीजिए कि A, B, C, D 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा हुआ, तो इसमें से अब इसमें हमारी पहली पसंदगी यदि A नाम के लिए या मान लीजिए C नाम के लिए मेरी पहली पसंदगी होगा तो 1 दे देंगे हम, या दूसरी पसंदगी है तो इसको हम 2 कर देंगे, तीसरी पसंदगी यदि हमारी B है तो हम उसको 3 कर देंगे, चौथी पसंदगी हमारा A है तो 4 कर देंगे। तो इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। कभी कभी ऐसा, हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक फाइनली जो इलेक्शन होता है कि फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस के आधार पर यदि प्रेसिडेंट को न्यूनतम जो मोर देन 50% वोट नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो सेकेंड प्रेफरेंस को वैल्यूएट किया जाता है और उसमें जो सबसे कम मार्क्स, सबसे कम वोट जिनको रहता है, उनके वोट को शेष तीनों पर कैंडिडेट पर बांट दिया जाता है प्रेफरेंस के आधार पर, और उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है कि वास्तव में अब जो न्यूनतम कोटा है, निर्धारण जो है वोट मोर देन 50% हुआ अथवा नहीं है,
वह भी नहीं होता है तो फिर तीसरा जो एक दो तीन जो कैंडिडेट बचा हुआ है, एक को तो पहले ही छाट दिया गया, तो उसको जितना वोट मिला और उस वोट को फिर दो भाग में बांट करके इस प्रकार से क्वारम को पूरा किया जाता है और तब प्रेसिडेंट का इलेक्शन मान्य होता है। तो ऐसा प्राय नहीं होता है, ऐसा प्राय नहीं होता है, किंतु यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न भी हो जाए तो इस प्रकार से प्रेफरेंस के आधार पर किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, किंतु ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। एक ही बार में फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही सामान्यतया प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है। अब है कि चूंकि एमएलए के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और एमपी के द्वारा चुनाव होता है, तो एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या होगा, एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या होगा, एक एमपी का वोट वैल्यू क्या होगा, इसको जानना भी आवश्यक है। तो याद रखेंगे कि डिफरेंट हर एक एमएलए का वोट वैल्यू एक समान नहीं होता है। हाँ, एक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू एक समान होगा। जैसे अब बिहार है तो बिहार के जितने एमएलए हैं उसका वोट वैल्यू एक होगा, यूपी के जितने एमएलए हैं उसका वोट वैल्यू एक होगा, एमपी के जितने वोट वैल्यू है उसका तो इस तरह से यानी कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंसर्निंग स्टेट्स, यानी यह निर्भर करता है कंसर्निंग स्टेट जो है उस पर, उसका पॉपुलेशन कितना है इस पर निर्भर करता है। जैसे यूपी है, यूपी में ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो उसकी जनसंख्या के आधार पर एक एमएलए का वहां का वोट वैल्यू ज्यादा होता है अपेक्षाकृत छोटे छोटे राज्य जो है वहां पर जनसंख्या कम है उसकी अपेक्षा। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना होगा यह निर्भर करता है उस राज्य की जनसंख्या कितनी है और सीट कैसा है। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्निंग स्टेट डिवाइडेड बाय ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट कंसर्निंग स्टेट डिवाइड 1000। ये फॉर्मूला है एमएलए का वोट वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अब जिस राज्य का जितना जनसंख्या, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस राज्य की उस जनसंख्या बटा टोटल जनसंख्या बटा उस राज्य में कितने निर्वाचित मेंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो भागफल आता है उसमें हम 1000 से क्या करते हैं तो भाग दे देते हैं, तो जितना निकलता है वो हो जाता है एक एमएलए का वोट वैल्यू। तो याद रखेंगे आप एमएलए का, प्रत्येक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू अलग अलग होता है, प्रत्येक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए कि यह निर्भर करता है उस राज्य की जनसंख्या पर, और राज्य की जनसंख्या यदि ज्यादा है तो उस राज्य का के एमएलए का वोट वैल्यू ज्यादा होगा। जिस राज्य की जनसंख्या बहुत कम है उस राज्य का वोट वैल्यू बहुत कम होगा। लेकिन याद रखेंगे एमपी जो वोटिंग करते हैं तो उसका जो वोट वैल्यू होता है वह सबका बराबर होता है। अब एमपी का वोट वैल्यू निकालने के लिए एक एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकालना है, वो उसके लिए फॉर्मूला है कि एड ऑफ टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड बाय ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि सभी राज्य के जितने भी विधायक हैं उन सभी विधायकों के वोट वैल्यू का योग, यानी भारतवर्ष में जितने राज्य हैं उन राज्य में जितने निर्वाचित सदस्य हैं विधानमंडल के यानी एमएलए हैं उन सभी के वोट के वैल्यू का योग जोड़ डिवाइड बाय ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, यानी सभी
निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस के सभी निर्वाचित सदस्य। अब जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, अपर हाउस में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो 238। कहेंगे क्या कह रहे हैं आचार्य जी, अरे भैया इसमें तो 12 तो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तो इसको नॉमिनेट जो किया हुआ होता है उसको नहीं उसमें शामिल किया जाता है। तो 238 ये हुआ और 543, क्योंकि इसमें 2 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है लोअर हाउस में, तो इसीलिए 2 उधर छाट दिए, 12 उधर छाट दिए। अब टोटल कर देंगे, तो इसको टोटल करने के बाद कितना हो जाता है, तो 8 3 11, 4 3 7 1 8 और 5 2 7, यानी कि जितने एमएलए हैं देश में उसका वोट वैल्यू का टोटल डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, तो 781। तो जितना निकलेगा वो एक एमपी का वोट वैल्यू होगा। और याद रखेंगे एक एमपी का वोट वैल्यू सामान्यतया एक ही होता है, यानी वो प्रत्येक राज्य का एमपी का वोट वैल्यू एक समान होगा, जबकि एमएलए के प्रत्येक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगले दिन मौका मिलेगा तो हम इसको भी बताएंगे, जो कैंडिडेट जो खड़ा होते हैं किस प्रकार से उसका वोट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और किस प्रकार से उसके पसंदगी को स्पष्ट किया जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।